इनिशियल काम था, ये लोगों को समंदर की गहराइयों में घूमने के लिए लेके जाती थी। 2021 में इस कंपनी ने फैसला किया कि हम लोगों को लेके जाएंगे टाइटैनिक के मलबे की तरफ, जो कि तकरीबन 3.8 किलोमीटर डेप्थ पे था अटलांटिक ओशन के। जो भी शिप इस डेप्थ पे जाती है उस पे अप्लाई हो रहा होता है। इस वजह से इस टाइटन को या कोई भी ऐसी शिप जो इतनी डीप जाए उसको बड़ा स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना होता है। इस चीज़ के अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो पिचक जाती है, यानी इम्प्लोड हो जाती है। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइटैनिक पानी में 1912 में डूबी थी। और इसका मलबा जो है पानी से तकरीबन 3.8 किलोमीटर अटलांटिक ओशन के नीचे है। 111 साल बाद एक कंपनी जिसका नाम ओशन गेट था, उसकी टाइटन 5 मुसाफिरों के साथ, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, सेम जगह पे डूब गई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच कि क्या मसले थे उस टाइटन में, क्या कांटेक्ट हुआ उसका उसकी मदरशिप के साथ और क्या वजूहात बनी। Submersible has gone missing in the Atlantic Ocean. Was discovered within the search area. Discovered the tail cone of the Titan submersible. पहले तो हम कुछ जान लेते हैं ओशन गेट कंपनी के बारे में। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसकी इनकॉर्पोरेशन 2009 में हुई। इस कंपनी का जो बेसिक और इनिशियल काम था, ये लोगों को समंदर की गहराइयों में घूमने के लिए लेके जाती थी, या अगर कोई रिसर्च करनी होती थी समंदर के नीचे तो ये उस पर्पस के लिए रिसर्चर्स या साइंटिस्ट की हेल्प करती थी। 2021 में इस कंपनी ने फैसला किया कि हम लोगों को लेके जाएंगे टाइटैनिक के मलबे की तरफ, जो कि तकरीबन 3.8 किलोमीटर डेप्थ पे था अटलांटिक ओशन के। ओशन गेट के पास टोटल 3 सबमर्सिबल्स थी, जिनमें से एक ये टाइटन जो कि डूबी थी, ये जा सकती थी 4000 मीटर पानी के अंदर। दूसरी थी एंटीपोर्ट्स के नाम से, जो कि जा सकती थी तकरीबन 304 मीटर गहराई में पानी के। तीसरी थी साइक्लोप्स, जो कि जा सकती थी तकरीबन 500 मीटर पानी के गहराई में। इस पर्टिकुलर टाइटन को बड़ा मज़े का और बड़ा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि ये 4000 मीटर्स डेप्थ तक जा सके। 4000 मीटर्स गहराई का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो सिर्फ 3280 मीटर्स तक जा सकती है। इस गहराई से नीचे बिल्कुल अंधेरा है। इसकी वजह यह है कि पानी के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतनी डेप्थ पे जाना हो या कि 4000 मीटर्स पानी के अंदर, तो उस 4000 मीटर से ऊपर जो पानी है उसका पूरा का पूरा वज़न, या आसान ज़बान में अगर मैं प्रेशर कहूँ तो वो उस सबमर्सिबल या टाइटन या जो भी शिप इस डेप्थ पे जाती है उस पे अप्लाई हो रहा होता है। इस वजह से इस टाइटन को या कोई भी ऐसी शिप जो इतनी डीप जाए उसको बड़ा स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना होता है। ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि अगर इस टाइटन को टाइटैनिक तक जाना था तो इस पे तकरीबन 5500 यानी 5500 psi का प्रेशर अप्लाई होना था, और इसकी बॉडी को इसी तरीके से डिज़ाइन करना ज़रूरी था कि ये 5500 psi के प्रेशर को आराम से एब्जॉर्ब कर सके। अब ये psi क्या होता है? psi एक यूनिट है जिसमें प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगर मैं इसको एक आसान ज़बान में समझाना चाहूँ तो समंदर के सरफेस पे जो सी प्रेशर होता है वो तकरीबन 14.7 psi होता है। अभी इस डेप्थ पे जिस पे टाइटैनिक है उस पे तकरीबन जो प्रेशर है वो 5500 psi है। अगर मैं 5500 को डिवाइड करूं 14.7 से तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 375 यानी 375 गुना ज़्यादा प्रेशर आता है। यानी अगर आप समंदर के सतह पे हैं और टाइटैनिक की डेप्थ पे हैं तो आप पे टाइटैनिक की डेप्थ पे 375 यानी 375 गुना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा एज कंपैरेटिव टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी। इस टाइटन की जो लंबाई थी वो तकरीबन 6.7 मीटर्स थी, या अगर इसको फुट्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनती है 22 फुट्स। इसका जो वेट था वो तकरीबन 10.4 मेट्रिक टन्स यानी कि 10,400 kg से भी ज़्यादा इसका वेट था। फिर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 5 लोगों की थी, जिसमें पायलट भी इंक्लूड था।
इस टाइटन में एक व्यू पॉइंट था जिससे बाहर देखा जा सकता था और कहा जाता है कि ये व्यू पॉइंट उन तमाम टाइटन्स जो कि इस डेप्थ में जा सकते थे उन सब में से सबसे बड़ा व्यू पॉइंट था। अब डिस्कस करते हैं इसकी बॉडी के बारे में। इसकी बॉडी जो बनी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ साल पहले तक इनकी बॉडीज जो बनाई जाती थी वो डिफरेंट मटेरियल से बनाई जाती थी, जैसे स्टील हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। और जब सवाल उठाए गए इसकी सेफ्टी पे कि ये बॉडी जो कि बनी है कार्बन फाइबर की शायद इतना प्रेशर डीप डाउन इन द सी बर्दाश्त ना कर सके, तो ओशन गेट के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इनोवेशन जो होती है वो हमेशा आउट ऑफ द लॉ होती है और ये जो मैंने इनोवेशन की है ये बड़ी रिसर्च के बाद की है और कुछ सालों में शायद ये भी लॉ में शामिल हो जाए। टाइटन में कोई सीट्स वगैरह और कोई ऐसा कोई सीट अरेंजमेंट्स वगैरह नहीं थी। इस टाइटन में जो 5 लोग बैठे हुए थे उनमें से एक 48 साला शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद थे। याद रहे कि ये शहजादा दाऊद जो थे ये पाकिस्तानी मल्टीनेशनल एंग्रो कंपनी जो थी उनके वाइस चेयरमैन थे। तीसरे शख्स जो इस टाइटन में बैठे हुए थे उनका नाम हमेश हार्डिंग था, जिनकी उम्र 58 बरस थी। ये एक ब्रिटिश बिलियनियर थे जिनको बड़ा शौक था पानी की गहराइयों में घूमने का और आसमान की बुलंदियों पे जाने का। इसी वजह से इनके नाम बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी थे, जिनमें से एक रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने कुछ साल पहले पूरी दुनिया घूमी थी तकरीबन 40 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड में। चौथे शख्स जो इस टाइटन में बैठे हुए थे उनका नाम पॉल हेनरी था, जिनकी उम्र जो थी वो 77 बरस यानी 77 ईयर्स थी। ये एक फॉर्मर फ्रेंच नेवी कैप्टन थे। और आखिरी इंडिविजुअल जिनका नाम स्टॉकटन रश था उनकी उम्र 61 बरस थी। ये को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव थे ओशन गेट कंपनी के। याद रहे कि ये टाइटन भी ओशन गेट की ओन्ड थी और स्टॉकटन रश जो थे वो इस टाइटन के पायलट भी थे इस सफ़र के दौरान। ओशन गेट जो पर इंडिविजुअल चार्ज करती थी एक ट्रिप का वो अमाउंट थी $2,50,000 और जो टाइम लेती थी टाइटन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी टू द रैक ऑफ द टाइटैनिक वन साइड, ये टाइम लगता था तकरीबन 2 घंटे का। याद रहे कि इसी टाइटन का ये कोई फर्स्ट ट्रिप नहीं था, इसने इस ट्रिप से पहले 3 सक्सेसफुल ट्रिप्स कर लिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टाइटन जो कि एक सबमर्सिबल है और सबमरीन में डिफरेंस बताता चलूं, क्योंकि शायद ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो। जो सबमरीन होती है वो खुद को खुद ही लॉन्च भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है और जहाँ पे भी चाहे डाइव कर सकती है, जबकि जो एक सबमर्सिबल है वो खुद लॉन्च नहीं होती और कंट्रोल भी नहीं होती। एक शिप होती है जिसको हम मदर शिप कहते हैं, वो इसको उस मकाम तक लेके जाती है जहाँ पे इस सबमर्सिबल यानी टाइटन को डाइव करना हो, और वहाँ से जब ये टाइटन डाइव करती है पानी में तो इसका जो कंट्रोल होता है वो मदर शिप के पास होता है और ये फ्रीक्वेंटली अपनी मदर शिप के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। यहाँ पे याद रहे ये जो टाइटन डूबा इसकी जो मदर शिप थी उसका नाम पोलर प्रिंस था। अब हम इस पर्टिकुलर सफ़र को डिस्कस करेंगे। 16 जून 2023 को मदर शिप जिसका नाम पोलर प्रिंस होता है इस टाइटन को और मुसाफिर को लेके चलता है उस जगह पर जहाँ पे इसको डाइव करना होता है। ये सफ़र स्टार्ट होता है एसटी जॉन न्यूफाउंडलैंड से। होता कुछ यूँ है कि ये 17 जून 2023 को उस मकाम पे पहुंच। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि इस वीडियो से आगे जहाँ पे भी मैं टाइम कोट करूँगा वो टाइम होगा एज पर लोकल न्यूफाउंडलैंड का टाइम, और 18 जून को एज पर प्लान इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट करना होता है। जो लोकल टाइम होता है सुबह का, उस टाइम ये टाइटन पानी के अंदर डाइव करना स्टार्ट करती है। इस टाइटन को एज पर प्रोटोकॉल्स हर 15 मिनट बाद मैसेज सेंड करना होता है अपनी मदरशिप को, ताकि अपने सफ़र के बारे में आगाह कर सके कि कोई इशू वगैरह तो इसको फेस नहीं हो रहा। एज स्टेटेड टाइटन कम्युनिकेट करती रहती है हर 15 मिनट बाद अपनी मदरशिप को, लेकिन ये कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है 11:15 यानी 1 घंटा 45 मिनट बाद जब इनने अपना सफ़र स्टार्ट किया। कांटेक्ट का लॉस्ट होना जो था वो मदरशिप ने इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जो ये टाइटन थी इसके पहले जर्नीज में भी ऐसा मौका आया था जहां पे टाइटन का जो कम्युनिकेशन था वो लॉस्ट हो गया था मदरशिप से, लेकिन कुछ मिनट या कुछ घंटों बाद वो बहाल हो गया था। लेकिन मदरशिप ट्राई करती रही कि किसी न किसी तरीके से ये कांटेक्ट दोबारा बहाल हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना हो सका। अपनी तमाम नाकाम कोशिशों और काविशों के बाद
पोलर प्रिंस ने ये बात कम्युनिकेट की यूएस कोस्ट गार्ड को कि हमारा कम्युनिकेशन टाइटन से नहीं हो रहा। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड भी ट्रिगर हो गई और उसने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। एज पर रिपोर्ट से बताया जाता है कि जब टाइटन ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था तो इसमें 4 दिन यानी 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता चलूँ कि जब भी कोई सबमर्सिबल या सबमरीन पानी के अंदर फंस जाती है किसी भी जगह पर, तो उसके पास एक या दो अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि सबमर्सिबल और सबमरीन की बॉडी के साथ कुछ हैवी वेट्स अटैच होते हैं जो कि वाटर या किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉर्मली आजकल ये वाटर की फॉर्म में होते हैं और ये बड़े टैंक्स के अंदर स्टोर होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सबमर्सिबल या सबमरीन को पानी के अंदर डाइव करने में मदद देते हैं। जब कोई सबमरीन या सबमर्सिबल पानी के अंदर फंस जाती है तो इन हैवी वेट्स को रिलीज करके वो आसानी से ऊपर आ सकती है। सबमर्सिबल ने कुछ इश्यूज बताए तो मदरशिप ने ये उनको सजेस्ट किया कि आप वेट जो है वो रिलीज कर दें और वापस सरफेस पे आ जाए। फॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद ही कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया। 19 जून 2023 को यह ऑपरेशन फुल फोर्स के साथ स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली इस सर्च ऑपरेशन में 3 एयरक्राफ्ट जिनमें से 2 अमेरिकन और एक कैनेडियन C-130 इन्वॉल्व होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि सोनार के थ्रू और सी के सरफेस पे उस टाइटन को ढूंढा जा सके। 20 जून 2023 को 2 ROVs भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनकी तादाद 21 जून यानी अगले दिन तक 5 हो जाती है। अब ROVs होते क्या है? ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। इनका काम ये होता है कि ये पानी के तह तक जाएं और किसी भी चीज़ को सर्च आउट करें। ये मशीन्स होती हैं जस्ट लाइक रोबोट। एज पर रिपोर्ट्स 21 जून 2023 सुबह 10:45 तक जो यूएस कोस्ट गार्ड ने जो एरिया सर्च कर लिया था वो तकरीबन 26,000 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन अभी तक टाइटन का कोई अता पता नहीं था। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान यूएस कोस्ट गार्ड ने सोनार के थ्रू कुछ साउंड्स डिटेक्ट की। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड ने ये बयान दिया कि इस साउंड का उस टाइटन से कोई लेना देना नहीं था। 22 जून दिन के 1:18 पे यूएस कोस्ट गार्ड ने ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस कर दी कि उनके ROV को टाइटैनिक के मलबे से 500 मीटर दूर एक मलबा मिला है जो कि इसी टाइटन का है। और यूएस कोस्ट गार्ड ने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि ये टाइटन इम्प्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। अब इम्प्लोजन क्या होती है? जब किसी चीज़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है तो वो चीज़ बाहर की तरफ फटती है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन। लेकिन जब किसी चीज़ के अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो पिचक जाती है यानी इम्प्लोड हो जाती है। अब जब टाइटैनिक पे इतना हैवी प्रेशर जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 5500 PSI जो कि 375 गुना ज़्यादा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, तो जब इतना प्रेशर टाइटन पे अप्लाई हुआ तो वो इम्प्लोड हो गई। और चूँकि टाइटन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लोग वहाँ पे सांस लेते हैं, तो जब किसी भी चीज़ में हाइड्रोकार्बन्स हो तो वो एक्सप्लोड करती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ समराइज़ करूँ, पहले टाइटन इम्प्लोड हुई और फिर एक्सप्लोड हुई हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। इसी सेम प्रिंसिपल पे जो शिप का पिस्टन होता है वो चलता है। पहले पिस्टन को इनवर्स फोर्स किया जाता है। फोर्स करने की वजह से जो पिस्टन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फटते हैं, जिनकी वजह से पिस्टन एक्सप्लोड होता है और एक्सप्लोड होने की वजह से शिप चलती है। एज पर रिपोर्ट्स ये टाइटन जो है तकरीबन 0.2 सेकेंड्स में इम्प्लोड और एक्सप्लोड हुई होगी। इतने कम टाइम की वजह से जो अंदर 5 लोग बैठे थे उनको शायद फील भी ना हुआ हो कि हुआ क्या है। क्यों? बैक इन 2018 2 एम्प्लॉयज़ जो कि ओशन गेट के थे, उन्होंने सेम टाइटन के डिज़ाइन पे कुछ क्वेश्चंस उठाए थे। उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने और एप्रोप्रिएट आंसर देने के बजाय ओशन गेट ने उनको टर्मिनेट कर दिया। शायद आप नेचर की फोर्स से कभी भी नहीं लड़ सकते। इसी वजह से 111 साल बाद भी, टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बाद भी, इतनी इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी, फिर भी एक टाइटन उसी जगह पे डूबता है जहाँ पे 111 साल पहले एक बहुत बड़ा शिप जिसको टाइटैनिक कहा जाता था वो डूबा था।